हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 25 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे पाठ 22 दुनिया मेरे घर में। पेज नंबर 179 पर यह पाठ है बेटा आपका। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ लेना। इस पाठ में क्या बताया गया बेटा? दुनिया मेरे घर में। मेरे घर में दुनिया कैसे आ सकती है? घर में दुनिया ऐसे आ सकती है, एक तो देखो आप टीवी पे समाचार वगैरह देखते हो तो आपको सारी जानकारी मिलती है। हम अपने घर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो मेरी सारी दुनिया मेरा परिवार है। तो ये सब इस पाठ में बताया गया है कि परिवार क्या होता है, परिवार के लोग कैसे रहते हैं, परिवार में किसकी मतलब सबसे जरूरी फैसले कौन लेता है, ये सब इसके अंतर्गत बताया गया है। पाठ्य पुस्तक से पाठ को आप स्वयं पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को हल कराऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब अपनी वर्कशीट को सोल्व कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, ये चित्र देखो, इसमें बच्चे खेल रहे हैं ना, और कौन सी गेंद से खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल को पैरों से किक करके खेलते हैं। और देखो एक लड़की अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी है ये लड़की, देखो ये इनको देख रही है घूर घूर के। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसमें देखो, पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे समाज में लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। लड़की कई काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकती, लेकिन लड़के को करने की आज़ादी है। जैसे इसी चित्र के बारे में कि लड़कियां शाम को घर से बाहर नहीं खेल सकती, नहीं जा सकती, लेकिन लड़के ऐसा कर सकते हैं। क्यों? ये भेदभाव क्यों, अलग क्यों, ये सब हम लोगों को सोचना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपका, प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से जल्दी अपने घर जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको घर जल्दी पहुंचना था और वो ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती। प्रतिभा के अनुसार क्या सही नहीं था? प्रतिभा के अनुसार ये सही नहीं था कि उसका भाई तो शाम को घर से बाहर जा सकता है, लेकिन वो नहीं जा सकती। ये गलत है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ पर सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है, 12वां महीना है, 2021 साल चल रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है। प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी इसलिए जा रही थी क्योंकि उसको अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना था। हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां घर से बाहर शाम को नहीं रहती। दूसरे में प्रतिभा को यही बात सही नहीं लगती थी कि जिस समय वो घर आ रही थी उसका भाई गली के नुक्कड़ पे यानी चौराहे पे खेल रहा था। ठीक है, तो उसको यही बात सही नहीं लगती थी कि उसके घर में उसके और उसके भाई के लिए अलग अलग नियम है। तो मैंने लिखा है, प्रतिभा को यह बात सही नहीं लगती थी कि उसके और उसके भाई के लिए घर में अलग अलग नियम है। ठीक है, ऐसा ही आगे है एक, देखिए ये 3 बच्चे हैं, देखो ये कुछ पी रहे हैं, है ना, और इनको देखकर एक चित्र में ये देखो, ये ऊपर एक है जो दादी माँ जैसा दादी माँ है। जैसा कि आपने पाठ में देखा कि ये बताया गया है कि अक्षय नाम का जो लड़का है, इसमें ये देखो गिलास लेने से जो पहले सोच रहा है वो अक्षय है। उसकी दादी ने उसको कहा था कि वह अपने दोस्त अनिल को अपने दोस्त अनिल, उसके जो दोस्त था अनिल, उसको तो पसंद करती थी, पर एक बात जरूर समझाती थी कि बेटा इसके घर पे कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि इनका परिवार हमारे परिवार से अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जातिवाद में बिलीव करते हैं, जातिवाद में विश्वास करते हैं, जाति पाति को मानते हैं कि वो छोटी जाति का तो उसके घर नहीं जाना चाहिए, वरना दोस्त तो दोस्त ही होता है ना, उसके घर हम कुछ भी खाए पिए। समझ रहे हो बात को? हो सकता है अब पता नहीं उसकी दादी ने क्या सोचा, शायद उनके दिमाग में पुराने विचार हैं कि कहीं वो उसके पोते को कुछ खिला पिला ना दे, या फिर वो हमारे से छोटी जाति के, क्योंकि उन्होंने बताया ना परिवार अलग है। परिवार अलग का मतलब यही है कि उनकी सोच ये थी कि उनके घर हमें खाना पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमसे अलग है। हो सकता है वो जाति की दृष्टि से हो सकता है वो धर्म की दृष्टि से हो, तो ये स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए 2 प्रश्न है हमारे पास। अक्षय की दादी माँ ने उसे दोस्त के घर कुछ भी खाने पीने से क्यों मना कर दिया था?
क्योंकि वो सोचती थी उनका परिवार हमारे परिवार से अलग है, लेकिन कैसे अलग है वो मुझे भी नहीं पता। धर्म की दृष्टि से अलग समझती थी या अमीरी गरीबी के हिसाब से, वो समाज के नियमों के अनुसार उसको अलग समझती थी, हम ऐसे बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? आपके घर में जो भी बड़ा है वो फैसले कौन लेता है? अगर दादा दादी हैं तो वही लेते होंगे, नहीं तो पापा सभी जरूरी फैसले लेते हैं। किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब फैसले पापा लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैंने दोनों प्रश्नों का आंसर लिख दिया है। अक्षय की दादी माँ उसे दोस्त के घर कुछ भी खाने पीने से इसलिए मना कर रखा था क्योंकि दोस्त का परिवार उनके परिवार से अलग था। वो अलग किसी भी दृष्टि में हो सकता है, धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, या फिर धन की दृष्टि से, मतलब अमीर गरीब। ठीक है, अगला है आपका, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? हमारे घर में जरूरी फैसले पिताजी लेते हैं। ठीक है, और आज हम जानेंगे अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। देखो बेटा, गुड टच या अच्छा स्पर्श वो होता है जिसे किसी के छूने से हमें बुरा ना लगे। कोई हमें कैसे भी प्यार करे हमें बुरा ना लगे, लेकिन कोई हमें छू रहा है और उसका छूना हमें अच्छा नहीं लगता तो वो बुरा स्पर्श है, चाहे वो किसी का भी हो। अगर मम्मी बच्चे को प्यार करती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही प्यार अगर हमें कोई अंकल करे, कोई और आंटी करे और अच्छा नहीं लग रहा तो वो बुरा स्पर्श है। अगर हमारी मम्मी हमें देखती है कपड़े बदलते हुए, खाना खाते हुए या हमारे साथ सोती है तो वो अच्छा स्पर्श माना जाएगा। लेकिन अगर हमें कपड़े बदलते हुए मम्मी के अलावा कोई भी व्यक्ति देखता है तो वो बुरा स्पर्श भी माना जाएगा। ठीक है, कई नई परिस्थितियों में पापा भी हमें ऐसे देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे पिताजी हैं। लेकिन अगर पिताजी का स्पर्श भी हमें अच्छा नहीं लग रहा तो वो बुरा स्पर्श माना जाएगा। ठीक है, बैड टच वो होता है जो आपको अच्छा न लगे, चाहे वो आपके हाथ को छुए, चाहे आपके शरीर के आगे के भाग को छुए, चाहे आपके पैरों को छुए, चाहे आपके गालों को छुए, वो है बुरा स्पर्श जो आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने टीचर को बता सकते हैं, अपनी मम्मी को बता सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप विश्वास करते हो उसको बता सकते हो। अगर मुझे इस लायक समझो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आप किसी को नहीं बता पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, उसके बाद में बेटा प्रश्नों के खालिस्तान दे रहे हैं। रितु को मीना के मामा का स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा। अब बेटा ये तो देखो, हमें देखना पड़ेगा कि रितु कौन सी है और रितु के मामा कौन से हैं और उनका स्पर्श कौन सा है। ठीक है, तो उसको बुरा लग रहा है। रितु को मीना के मामा का स्पर्श बुरा लग रहा है। अगर आपको कोई किसी का स्पर्श बुरा लगता तो आप क्या करेंगे? हम अपने विश्वास वाले पात्र को बताएंगे या उसको नो बोलेंगे कि नहीं मुझे ना छुओ, और वो अगर फिर भी नहीं मानता तो हम अपनी मम्मी को बताएंगे, अपने किसी रिश्तेदार को बताएंगे। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। क्या है? 1098 या 1098। देखो बेटा, मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। रितु को मीना के मामा का स्पर्श बुरा लगा। अगर हमको किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो हम उसको नहीं कहेंगे और अपनी मम्मी या किसी विश्वसनीय सदस्य को बताएंगे कि मुझे उस व्यक्ति का स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे, आप इस नंबर पर भी फ़ोन करके 1098 पर इस बुरे स्पर्श की जानकारी दे सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे काम को पूरा कर लो। अगला है बेटा नशे से मुक्ति। नशा जीवन का नाश करता है। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, शराब का नशा, सिगरेट का नशा, सिगरेट में भी नशा होता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार का सेवन, नशा, अफीम, गांजा, अल्कोहल का नशा, इन सब प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। और नशे से मुक्ति के लिए आपको कोई पोस्टर बनाना है तो देखिए मैं आपके लिए एक पोस्टर लाई हूँ। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए पोस्टर बना दिया है। इसमें हर प्रकार का नशा बताया गया है। नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। ठीक है, नशा हमारे शरीर को खराब करता है, हमें मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए कि किसी को भी नशा नहीं करना चाहिए। नशे से मुक्ति पाएंगे, जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। इस तरह का भी आप कोई स्लोगन लिख सकते हैं, उस पर कोई पोस्टर बना सकते हैं,
या आपके दिमाग में कुछ और क्रिएटिविटी आए तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट का काम कर लेना। आगे है बेटा जीवन कौशल में आज का हमारा विषय बाढ़। जीवन कौशल में आज का हमारा विषय है बाढ़। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुछ आपदाएं या कुछ मुसीबतें इंसान के कारण आती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इंसानों के कारण हो रही है, लेकिन बाढ़ आना इंसान के हाथ की बात नहीं है। और बाढ़ क्या होती है? जब चारों तरफ पानी ही पानी हो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत अधिक तेज बारिश के कारण नदी नहरों में, महासागर में पानी, तूफान आने के कारण चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना, उसको हम सब बाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदा है ये। बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ पानी का वह बहाव है जो शुष्क भूमि को जलमग्न कर देता है। एक तो बाढ़ बेटा सबसे अधिक आती है, सूखा पड़ना मतलब बारिश ना होना, और बाढ़ यानी चारों तरफ पानी पानी होना। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर वर्ष बाढ़ आई जाती है। जैसे इस वर्ष मुंबई में आई थी, है ना, तो हर जगह जरूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आ जाती है। और बाढ़ का मतलब क्या है? पानी का तेज बहाव जो शुष्क या सूखी जगह को पानी से भर देता, जलमग्न करना, पानी से भर देना। ठीक है, ये आपके सामने बाढ़ का चित्र दिखाया गया है कि देखो चारों तरफ पानी पानी हो गया, पेड़ भी डूब गए, घर भी डूब गए, ये आदमी नाव में बैठा हुआ अपने आप को बचाने के लिए। बाढ़ निम्न 3 निकायों में पानी के अति प्रवाह यानी बहुत अधिक तेज बहाव के कारण होती है। नदी कम में बहुत अधिक तेज मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। झील में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। महासागर में तूफान आ जाए तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो बाढ़ का मतलब है चारों तरफ पानी पानी हो जाना। कहते हैं कई बार घर में अगर नल खुला रह जाए तो सारे घर में पानी भर जाता है ना, तो कहते बाढ़ आ गई घर में पानी की। ठीक है, आगे है यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लागने का परिणाम है। सामान्य सीमाएं मतलब अगर पानी थोड़ा सा हो तो वो नियंत्रण में रहता है, लेकिन अगर सब जगह पानी पानी होगा तो यानी उसने अपनी सीमा लांघ दी, पानी फैल गया चारों तरफ। या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचय के कारण होता है। मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे पानी की जरूरत ना हो, संतृप्त तो पूरा है वहाँ पे पानी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाए तो उसको हम पानी का संचय हो जाना, पानी इकट्ठा हो जाना, उसको हम बाढ़ कहते हैं। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वह पूरे घरों को डुबो देती है। मतलब इतनी तेज बाढ़ आती है कि पूरा घर डूब जाता है। अगर आधा घर भी डूब जाए तो उसमें देखो घर में सामान तो नीचे ही रखा होता, छत पे तो रखा नहीं होता, तो सारा सामान भी खराब हो जाता है। ठीक है, और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। मतलब जो शहर होता है उसमें बुनियाद में अब जैसे मतलब ज़मीन में पानी पानी हो जाएगा तो सभी जगह खराब हो जाती हैं। जो शहर हैं उसमें अब ये बताओ ना, आप घर ज़्यादा होते हैं, सब कुछ डूब जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं उस समय पर। ठीक है, हर किसी को पानी में, अब ये बताओ पानी में बसें नहीं चलेंगी, वाहन कोई नहीं चलेगा, आप लोग कहीं आ जा नहीं पाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जैसे एक चित्र दिखा रखा है नीचे देखो बाढ़ का, इसमें देखो घर भी डूब गए हैं, लोग भी पानी में, देखो घुटनों तक इनके पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है, और बहुत तेज बारिश अभी भी आई हुई है क्योंकि उन्होंने छाता ले रखा है। ठीक है, आगे बेटा बाढ़ को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसको रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और एक आपातकालीन किट तैयार कर सके। देखो बेटा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो इंसान के बस की बात नहीं है, इसीलिए इसको रोकना इंसान के बस में भी नहीं है। ठीक है, ये तो आएगी, लेकिन हम इसको कम करने के उपाय कर सकते हैं। कम करने का मतलब है हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं। एक तो जैसे घरों को अब लोग थोड़ा ऊंचा उठाने लगे हैं कि बाढ़ आएगी तो पानी को उतरने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा घर ऊंचा उठ जाता है ना, तो पानी में घर डूबता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब जो आपातकालीन आपदा प्रबंधन विभाग है, मतलब देखो हर चीज़ के निपटारे के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऐसे ही
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उन्होंने बताया एक इमरजेंसी किट, आपातकालीन किट तैयार की जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किट में क्या क्या हो सकता है? उस किट में दवाइयाँ हो सकती हैं जो हमारे बाढ़ के समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सूखा खाना हो सकता है, अगर बाढ़ आने की संभावना हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें रोशनी से संबंधित कोई टॉर्च, लाइट, लालटेन वगैरह हो सकती है जो बैटरी से चलती हो, और उसमें ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे हमें जानकारी मिल सके, जैसे रेडियो हो सकता है जो बैटरी यानी सेल होते हैं जिनको हम लोग घड़ी, दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के मोटे सेल होते हैं जिनको बैटरी बोला जाता है, उनके इस्तेमाल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रेडियो में वो सेल डाल के। तो ऐसी चीज़ों की सूचना पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि देखो बाढ़ आने की संभावना पहले ही पता चल जाती है। जो हमारा मौसम विभाग है वो जानकारी दे देता है कि बाढ़ आने वाली है या बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो उस समय हम इन चीज़ों को तैयार करके रख लें। ठीक है। अब बेटा आपके लिए कुछ नोट्स हैं या आपके लिए कुछ जानकारियां हैं। पहला तो कि आपदा प्रबंधन या सहायता या का हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर आपको आपदा हो, आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आना, बाढ़ आना, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें ना, पिछले हफ्ते भूकंप के बारे में जाना, तो जो आपदा प्रबंधन है उसका फ़ोन नंबर क्या है बेटा? इनका नंबर है 108। कितना है? 108। अगला है बाढ़ को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने हैं। बाढ़ को रोकने का तरीका देखो बेटा, सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ की जितनी जड़ें गहरी होंगी उतना बाढ़ से बचाव होगा। ठीक है। और एक हम आपातकालीन किट तैयार कर सकते हैं कम करने के लिए। देखो बच्चों, मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। बाढ़ को रोकना मुश्किल है, लेकिन बाढ़ को रोकने के 2 तरीके बताने। एक तो नदी नालों पर बांध बनाया जाए ताकि उन पे अगर अधिक पानी भी आ जाए तो शहरों में ना जाए। ठीक है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। 2 तरीके बता दिए। अगला प्रश्न है बेटा, बाढ़ के समय जो आपातकालीन किट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो बेटा मैं बता रही थी, जैसे आपको बाढ़ के बारे में बताया, तभी बताया था मैंने, आपके पास इमरजेंसी किट में बैटरी से चलने वाली टॉर्च होनी चाहिए। टॉर्च हो, लालटेन हो जो बैटरी से चले। खाने के लिए आपके पास सूखा राशन होना चाहिए। बैटरी से चलने वाला रेडियो होना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे, किस क्या क्या समाचार चल रहे हैं। टीवी तो लाइट के बिना चलेगा नहीं, और ऐसे समय में लाइट बाधित हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट एड किट में जरूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, जरूरी सामान होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उस टाइम फर्स्ट एड किट में आपके पास दवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आने से पहले तो हम फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है। तो ये था आज का आपका जीवन कौशल। सभी बच्चे इस काम को ध्यान से पूरा करना बेटा, और जो प्रश्न उत्तर है इनको कॉपी में भी लिखना। और अब आपको आपदा प्रबंधन का हेल्पलाइन नंबर भी पता चल गया, 108, इसको याद भी रखना। ठीक है। आगे है बेटा संस्कारशाला में छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का सुविचार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। उनके कहने का मतलब ये है कि देखो, कोशिश करते हैं लोग लेकिन हार मान लेते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है, तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। आप कभी किसी बड़े अफसर से मिलोगे ना तो बताएगा मैंने पहले बारी में टेस्ट पास नहीं किया, दूसरी बारी में टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। आप कभी देखो, चींटी है जो चलती रहती है, वो आपने अपने घर पर कितना खाना इकट्ठा कर लेती है बिल पर। वो कैसे करती है? क्योंकि वो कोशिश करती रहती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को याद रखना। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना। क्या खाना है? सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले पकवान, जैसे गोंद के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी। मतलब आपको सर्दी के मौसम का खाना खाना है। बाजरे की रोटी खाइए, मकई की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए, जो भी सर्दी के मौसम में हमारे लिए अच्छे होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो सब खाना हमें खाना चाहिए। गतिविधि में, रसोई में के काम में मम्मी की मदद करनी है और मसालों की पहचान करनी है। मम्मी अगर आपको बोले किसी काम में मदद करने के लिए तो आपको उनकी मदद करनी है। साथ साथ आपको जो घर में मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग, लौंग, इलायची, इन सब की पहचान करनी है। ठीक है। विशेष क्या है? कोरोना और अन्य किसी बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना है आपको, और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। हाथों को बार बार धोना है।
अभी देखिए कोरोना का ही नया वेरिएंट आ चुका है, पहले डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन आ चुका है। ये ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी का नियम का पालन करना है, 2 गज की दूरी के का, और अपने हाथों को या तो साबुन पानी से धोइए, साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ठीक है, जो आज आपको वर्कशीट मिली है इसका काम जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। उम्मीद करती हूँ आज का सारा कार्य, वर्कशीट का काम, जीवन कौशल का काम, संस्कार शाला की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप मुझसे और क्या चाहते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।